गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मतलब होता है कि जब कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू पे बिल्कुल डायरेक्टली वेरी करे। मतलब डायरेक्टली वेरी का मतलब होता है बेटा कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वाली भी इंक्रीज होगी। दैट इज नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ए के पास 10 रुपीज़ थे, ए के पास 10 रुपीज़ थे, ठीक है। यस और बी जो एक दूसरा पर्सन है उसके पास भी 10 रुपीज़ है ना। ए के पास 10 रुपीज़ थे और बी के पास भी 10 रुपीज़ थे, तो ए और बी के पास हो गए इक्वल अमाउंट। तो अगर मैं ये बोलूँ ए और बी डायरेक्ट वेरिएशन में है, इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे पे इक्वली डिपेंड कर रहे हैं। इक्वली डिपेंड का मतलब ये है कि अगर मैं ए की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा तो बी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन। और कभी कभी इसको ना ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल से भी दिखाया जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। ये जो ए जैसा दिख रहा है ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल है या प्रोपोर्शन का सिंबल है। बेटा इस प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल का मतलब ये नहीं है कि ए और बी इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे पे इक्वली वेरी करते हैं। इक्वली वेरी करते हैं मतलब कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। बट जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है ना तो इसकी जगह पे कांस्टेंट हमें लिखना होता है। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, बट ये जो भी होगा इसकी वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया तो के मैंने कांस्टेंट लिखा, तो के की वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन में निकालेंगे वही के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो ये हम हमेशा ध्यान रखिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल इक्वल टू नहीं होता है। ये इक्वल टू नहीं, इसका मतलब ये इक्वली वेरी कर रहे हैं। इक्वली वेरी कर रहे हैं मतलब अगर एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज, अगर एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एक होता है इनवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर हम इसका बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल लें, आपके घर में दिवाली पे एक मिठाई का डब्बा आता है। ठीक है, आपके घर में दिवाली पे एक मिठाई का डब्बा आता है, आप उसमें से मिठाई खाते हैं। ठीक है, आपके घर में एक मिठाई का डब्बा आया तो आपने उसमें से मिठाई खाना स्टार्ट किया। ये हमारा डब्बा बन गया। तो जब नंबर ऑफ पीपल आपके घर में ज़्यादा होंगे तो सबके हिस्से में मिठाई क्या होगी, कम आएगी, है ना। आएगी नहीं आएगी। और जब नंबर ऑफ पीपल आपके घर में कम होंगे, मतलब लोग आपके घर में कम होंगे, तो सबके हिस्से में मिठाई ज़्यादा आएगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि पर्सन मिठाई मतलब स्वीट्स के डायरेक्ट इनडायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि जब लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो उनके हिस्से में मिठाई कम हो जा रही है ना। हो रही नहीं हो रही है। जब लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो उनके हिस्से में मिठाई कम आ रही है। अभी सपोज 10 लड्डू थे, है ना, और सब इक्वली लड्डू खा रहे हैं। 10 लड्डू थे, सब इक्वली लड्डू खा रहे हैं। तो अगर 2 लोग खाएंगे तो सब दोनों के हिस्से में 5-5 लड्डू आएंगे, है ना। बट अगर सोचो 2 की जगह 10 लोग हो गए तो सबके हिस्से में कितना आएगा, एक एक लड्डू आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा व्हेन नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस देन द नंबर ऑफ द स्वीट्स विल डिक्रीज इन देयर। ठीक है, तो उनके पास जो है नंबर ऑफ स्वीट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। गॉट इट। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, जैसे पर्सन सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देन इस एस को मैं लिखूंगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शनल फॉर्म, मतलब इसको मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो पर्सन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्वीट्स के। और मैंने आपको बताया था जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट हमें लिखना होता है और इनटू हमारी दूसरी वाली वैल्यू। ठीक है, जहाँ पर ये जो के है ये कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है उस क्वेश्चन के लिए। तो ये इसका बेसिक है।
और इसी बेसिक से हम इसके कितने भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं। चलिए हम आपकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो हमारे पास जो बुक है वो है पियर्सन। ठीक है, तो पियर्सन की सर ऊपर वाला दिखा सर। एक्सरसाइज 10.1 हम कर लेते हैं। सर बस क्वेश्चन सर में बस मैं नीचे बोलूँगा, सर। अगर आप चाहो तो सर बस क्वेश्चन को लिख भी सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे बोलूँगा, आप चाहो तो उसे लिख भी सकते हो। सो पहला क्वेश्चन है इसमें, x varies directly with y. If x varies directly with y, then find the value of x2 and y3. हमारे पास बोला है x और y डायरेक्टली वेरी करते हैं, फिर एक बॉक्स बना के दे रखा है जहाँ पर x के आगे वैल्यूज़ लिखी हैं कुछ इस तरह से, और y के आगे भी लिखी हुई हैं। तो हमें ये दोनों वैल्यूज़ जो यहाँ पर अननोन है, जैसे कि यहाँ पर x2 और यहाँ पे y3 अननोन है, ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमें निकालनी है यहाँ पर। तू अपनी कमीज सिलने दिया है? नाउ आगे देखते हैं इसमें। सो ये बोला गया था, इसमें पहले ही लाइन में बोला हुआ है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेरीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x डायरेक्टली y। अब मैंने आपको बताया था जब भी ये डायरेक्ट का प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगाना होगा, जहाँ पे मैंने कांस्टेंट k लिख लिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, k कांस्टेंट है, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना निकल के, वो हर एक वेरिएशन के लिए, हर एक वैल्यू के लिए सेम होगी। ओके, सो पहला हम करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे रख दिया, जैसे ये फर्स्ट रखा भाई, x की वैल्यू 3 दे रखी है, रख दिया हमने यहाँ पे, एंड y की वैल्यू यहाँ पे 45 दे रखी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, k की वैल्यू निकाल लूँगा। तो जैसे ही मैंने ये रखा, k की वैल्यू निकालने के लिए भाई 45 k के साथ इनटू में था, तो k निकालना है, तो 45 चला जाएगा डिवाइड में, 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा, तो हमारे पास भाई k आ गया 1/15, कांस्टेंट आ गया। अब ये सबके लिए इक्वल रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अब कांस्टेंट हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम इधर कर लेते हैं इस साइड। तो अभी सेकंड वाला पार्ट है, x2 इक्वल्स टू, बिल्कुल सेम लिखेंगे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई 60, है ना। अभी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में तो हमने भाई ये लिखा था, फर्स्ट पार्ट तो ये रहा हमारा। ठीक है, सेकंड पार्ट ये था हमारा, x2 की वैल्यू भाई x की जगह रख देंगे x2 और y की जगह रख देंगे 60, बिल्कुल वही किया हमने। अब यहाँ पर x2 एज इट इज, k की वैल्यू 1/15 रख देंगे इंटू 60। यहाँ से हमारे पास x2 आ चुका है 15 4 ज़ा 60, x2 की वैल्यू आ चुकी है 4, x2 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम y3 की निकालने के लिए इस बार क्या करेंगे भाई, x की जगह पे रख देंगे 9 एंड y की जगह पे रख देंगे y3। तो बिल्कुल सेम इसी में रखना है, रखना इसी में है, वेरिएशन में ही। तो x की जगह पे रख दिया 9 एंड k इंटू y3। हमारे पास, मैंने आपको बताया था, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है फिक्स। अब ये हर जगह इस पूरे क्वेश्चन के लिए k की जगह पे 1/15 ही लिखना है हमें, क्योंकि ये फिक्स है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। बस ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन के लिए फिक्स हो गया। वैसे तो मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट जितनी भी होती है वो सारी की सारी वेरिएबल होती है, क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। बट इस क्वेश्चन के लिए k की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, विच इज़ 1/15। अब k की जगह पे 1/15 रखना है, y3 हमें निकालना है। हमें y3 निकालना है बेटा, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो नीचे जाएगा, है ना, क्रॉस बनता है, क्रॉस ऐसे क्रॉस बनता है, और जो नीचे था वो ऊपर। अब जो भी वैल्यू ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पर नीचे वाला उसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब जैसे क्रॉस होके जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ पर अगर कोई वैल्यू पहले से लिखी है तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमारे पास y3 आ चुका है यहाँ पर, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 4 135। y3 भी आ गया, x2 भी आ गया। बस यही हमसे पूछा गया था, इसका आंसर समझ में आया बेटा? समझ में? यस सर। आगे करें? लिखना है। हाँ बेटा, जल्दी से लिख लो इसको, है ना, ऐसे है ये के है बेटा, के
यहाँ पे रख दिया ना, x की जगह पे रख दिया, x की जगह पे क्या रख देंगे इस बार 9 रख देंगे, और y की जगह पे क्या रख देंगे इस बार y3 रख देंगे। ये थर्ड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। आगे चले। नो सर फर्स्ट वाला हो गया सर, सेकंड थर्ड करना बस। बेटा जल्दी जल्दी करो, अगर आप इतना टाइम लगाओगे तो फिर एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगी ये आज की तारीख में। तो थोड़ा सा हाथ तो की स्पीड बढ़ाओ लिखने की, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है हमें ये आज। करें आगे, चलिए आगे देखिए अब, ठीक है। सर वही थर्ड वाले दिखाने से थोड़ा जगह छोड़े सर, बहुत कम, थोड़ा सा सर बस सर। बेटा आप साथ साथ लिखते भी रहना, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, क्योंकि धीरे धीरे लिखते भी रहो साथ साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। बोला द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ राइस इज 90 रुपी। 4 kg राइस की कॉस्ट 90 रुपी है। देन हाउ मच राइस कैन बी परचेज्ड विद 247.50 रुपी, है ना। 4 kg की कॉस्ट 90 है, 4 kg राइस की कॉस्ट 90 है। पूछा है हाउ मच राइस कैन बी परचेज इन 247.50 रुपी में कितना राइस हम खरीद लेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, यहाँ पर ना हमें गौर करने वाली जो चीज़ है वो ये है, जो बाद में वैल्यू दी है हमें उसे नोटिस करना है ना। स्टेटमेंट बनाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एकेडमिक्स। सो स्टेटमेंट आपको लिखनी आनी चाहिए, है ना। अब स्टेटमेंट लिखने में ये कन्फ्यूज़न रहता है लेफ़्ट साइड में किसको लिखें या राइट साइड में किसको लिखें। तो उसके लिए आपका जो कन्फ्यूज़न है मैं अभी दूर कर देता हूँ। आपको ना ये देखना है बाद में उसने पूछा क्या है, या बाद में उसने कौन सी वैल्यू दी है। जैसे बाद में उसने दिया है रुपी, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर की तरफ रुपी वाली स्टेटमेंट है उसे लेफ्ट साइड में लिख दो। जैसे 4 kg में 4 kg आता है 90 रुपी का, तो 90 रुपी वाली स्टेटमेंट को लेफ्ट साइड लिखना है, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ लिखेंगे इन 90 रुपी अमाउंट की क्वांटिटी लिखेंगे। इन 90 रुपी क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी परचेज्ड। क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी परचेज्ड, ठीक है। 90 रुपये में कितना राइस हम खरीद सकते थे, 4 kg। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 kg। 90 रुपये में कितना राइस खरीद सकते थे हम, 4 kg। तो बेटा बहुत ही सिंपल है। अब हमें ना यहाँ पर जैसे हमने 90 का तो लिख लिया, अब हमें ना 1 रुपी का निकालना होता है, मतलब यूनिट प्राइस निकालना होता है। किसी भी चीज़ का यूनिट निकालना, यूनिट मतलब जैसे 90 रुपये में कितना खरीद सकते हैं, तो फिर हम निकालेंगे 1 रुपी में कितना खरीद सकते हैं, या 1 पैसे में कितना खरीद सकते हैं, इस तरीके से निकालना होता है। तो 1 निकालना है, मतलब उस जो भी चीज़ है उसका 1 निकाल लो, मतलब यूनिट निकाल लो कि 1 यूनिट कितने की आएगी या 1 यूनिट में कितना होगा, ठीक है। तो देखो अभी हम 1 किलो कितने के आएंगे सर, इसे निकालना चाहिए ना। अभी सुन लो बेटा। तो 90 रुपी में कितना आ गया हमारा, 4 kg आ गया। तो अब 1 रुपी में
क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी परचेज। तो बेटा 90 में अगर 4 kg आ रहा है तो 1 रुपी में तो कम ही आएगा। तो किसी भी वैल्यू को अगर मुझे कम करना है तो मैं उसको बांट दूंगा, मतलब उसको डिवाइड कर दूंगा। आपके घर में बड़ा सा केक था, अब आपको उस केक को ख़त्म करना है तो आप क्या करोगे, काट के उसको लोगों को बांट दोगे या किसी को खिला दोगे, है ना। तो काटना मतलब डिवाइड करना, डिवाइड करना। तो हम इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड। भाई 90 रुपये में अगर कोई 4 kg आ रहा है तो 1 रुपये में तो कम ही आएगा ना, तो इसलिए मुझे डिवाइड करना है, तो मैंने कर दिया डिवाइड। अब देखो हमारे पास यूनिट का प्राइस आ गया, मतलब एक का प्राइस आ गया, 1 रुपये में इतना आ रहा है। तो हमसे पूछा कितने का है, 247.50 रुपये का पूछा है ना, कि 247.50 रुपये में कितना आएगा। तो भाई 247.50 रुपये से इंटू कर देंगे, एक का प्राइस आ गया है, 247.50 रुपये में पूछा है तो उससे इंटू कर देंगे। ये तो ऐसा ही हो गया कि 1 रुपये में 2 चॉकलेट्स आती है, तो 200 रुपये में कितनी आएगी, तो 200 मल्टीप्लाई 2 चॉकलेट्स। समझ में आ गई बात। यस सर। तो 200 से हमने इंटू किया, पॉइंट हटा, नीचे डबल ज़ीरो, सिंगल ज़ीरो से सिंगल ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो जो है हमारे पास पहले उसको लिख लेते हैं। कैलकुलेशन आराम से करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे 90 इंटू 10, चलो मैं 2 से काट देता हूँ, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 से काटा, 5 6 ज़ा 5 9 ज़ा 45, अरे 5 6 जा नहीं 5 4 जा 5 4 जा 40, 5 9 जा 45, 2 कैरी 5 5 जा 25। ठीक है, इसको फिर मैंने काटने की कोशिश करी, 2 1 जा 2 एंड 2 45 जा। ठीक है, उसके बाद 45 कितने जा 11 जा कट गया पूरा पूरा, तो आंसर आ गया हमारे पास 11 kg। 247.50 रुपये में 11 kg राइस आएगा। अभी बताओ समझ में आया। यस सर। ऐसे करना है। ठीक है, अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना, लेफ्ट में किसे लिखना है, राइट में किसे लिखना है। भाई राइट में, लेफ्ट में हमें उस वैल्यू को लिखना है जिसके बारे में हमें पता है। जैसे हमें बाद में पता था, बाद में किस वैल्यू के बारे में पता था कि भाई बाद में रुपी दिया हुआ है, तो लेफ्ट में भी रुपी को ही लिखेंगे। ठीक है, और हमें जो निकालना होता है वो इस तरफ चल रहा होता है, इस तरफ हमें निकालना था अमाउंट, तो अमाउंट नहीं, क्वांटिटी, क्वांटिटी इस तरफ चल रही है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया बेटा। यस सर। तो देखिए इस एक्सरसाइज में बड़े इजी से क्वेश्चन है, तो इसका जो सेकंड और फोर्थ वाला है वो तो आप करिएगा। एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन अच्छा सा है, सुंदर सा लग रहा है देखने में, तो इसको करा देते हैं। करें। यस सर। चलिए तो बेटा देखिए फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, x वेरीज डायरेक्टली विद, x वेरीज डायरेक्टली, ऐसे डायरेक्टली का सिंबल बताया था ना मैंने, ऐसे बनाते ना डायरेक्टली। x जो है डायरेक्टली है किसके, 3y प्लस 5 के। बोला x वेरीज डायरेक्टली विद 3y प्लस 5 एंड आगे से बोला एंड y इक्वल्स टू दिए रखा है इसने पहले से 3/5 है, व्हेन, कब है ये 5, 3/5 व्हेन x इक्वल्स टू 10। मतलब x जो है y के, x जो है 3y प्लस 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और y की वैल्यू 5/4 आती है, कब आती है, जब x की वैल्यू 10 पुट करते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो फिर बोला है कि y की वैल्यू क्या आएगी व्हेन x की वैल्यू 36 होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, आया बेटा समझ में। यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। चलो तो फिर करें आगे। यस सर। चलिए तो बेटा सुनिए अब बहुत ध्यान से। बोला था भाई x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने आपको बताया बेटा ये जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो भाई इस पूरी वैल्यू के साथ एक मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट कांस्टेंट लिखना है, वो हमने लिख दिया x, वो k, जहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, वेयर ऐसे दिखा देना, वेयर k कांस्टेंट है, फिक्स है इसकी वैल्यू, k की जगह p m n जो मन करे वो लिख लो, बस यहाँ पे लिख के दिखा देना कि वो चीज़ जो भी आपने लिखी है वो कांस्टेंट है, अपनी तरफ से जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, उसके बारे में बताना है। ठीक है ना, जैसे आप क्लास में अपने भाई को लेके जाते हो, तो वैसे आपका भाई आपकी क्लास में तो नहीं पढ़ता ना, तो आप उसको लेके गए तो आप सबको बोलोगे मेरा भाई है आज आया है, ऐसे आया है घूमने, तो ये सपोज करो आपका भाई है जो ऐसे घूमने आया था, आपके भाई का नाम है कांस्टेंट। ठीक है,
तो अब ये भाई जो है आपका सबसे मिलेगा, तो इन सब से मिल गया, देखो मल्टीप्लाई कर दी ना इस सब की इससे, तो ये आपका भाई सबसे मिल गया। अब इसके बाद आपके भाई को, अब भाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब भाई की एज निकाल लेते हैं। चलो एज निकालने के लिए रखो, y की वैल्यू कितनी है 5/3, कब, व्हेन जब x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे रख दो x की जगह 10, k का एज इट इज, y की जगह 5/3 प्लस 5, सब कुछ अपनी जगह, बस हमने वैल्यू पुट कर दी, कट गया दोनों। तो यहाँ से हमारे पास k इक्वल्स टू आ गया 5 + 5 10। अब k निकालना है तो 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा दूसरी साइड डिवाइड में, k की वैल्यू आ गई कितनी देवेंद्र आई 7। 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। इसके बाद यहाँ से कर रहे हैं k 1 हो गया, बस पूरी कहानी खत्म। जैसी k की वैल्यू निकली, अब सेकंड वाली कंडीशन ले लो, हमारे पास कांस्टेंट निकल गया ना, तो कांस्टेंट तो फिक्स होता है सबके लिए। तो एक बार यस सर। हाँ ये क्वेश्चन दोबारा से लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक बार सब कुछ दोबारा से लिखेंगे, ये क्वेश्चन दोबारा लिखना है एक बार, ठीक है। अब हम सेकंड वाला कर रहे हैं पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे हो गया फर्स्ट पार्ट खत्म। अभी सेकंड पार्ट में बोला है y की वैल्यू बताओ, जब x की वैल्यू 36 है तब y की वैल्यू बताओ। k की तो हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पर आ चुकी है ना, k की जगह पे 1 रखना है अभी, y की जगह पे कुछ नहीं रखना, क्योंकि सेकंड वाले में y अलग निकल के आएगा, है ना। फर्स्ट वाला y यहाँ पुट मत कर देना, वो तो फर्स्ट वाले के लिए था, अब ये सेकंड वाले के लिए। तो यहाँ देखो कैसे होगा बेटा, 1 की तो किसी के साथ भी इंटू कर दो, 1 ही आ जाएगा, है ना। तो अंदर वाले के साथ इंटू कर दी, 1 यही आ गया, अंदर वाला 1 नहीं आएगा, अंदर वाला आ जाएगा जिसके साथ भी इंटू हो रही है। अब बेटा हमें निकालना है 3, ठीक है, तो ये 5 इधर आ गया, माइनस में हो जाएगा। देखो जो भी ये लेफ्ट साइड है राइट साइड है, ये एक तरीके से समझ लो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो बॉर्डर क्रॉस करते समय इनको लग जाती है गोली, मतलब ये समझ लो इनके जो भी सिंबल है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो अभी ये प्लस था, इधर आ गया माइनस हो गया, बच गया 31। हमें निकालना है y, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 3 चला गया डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई 31/3। तो हमारे पास यही इसने पूछा था कि y की वैल्यू बताइए, तो y की वैल्यू है 31/3 हेलो आंसर। यस बेटा, सर, इसको काट दे तो सर पॉइंट पे आंसर आएगा सर, उसको ही लिख दे। मत काटना, यही लिख दो, ये भी ठीक है, पॉइंट में कटेगा नहीं ना, क्योंकि 3 से जो भी वैल्यू डिवाइड होती है वो एक कैसा फ्रैक्शन आता है, रेशनल तो आता है पर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, चलता रहता है, रिपीटिंग होता है, यस सर। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग, रिपीट हो जाता है कुछ टाइम बाद। तो मत करना, इतना ही छोड़ दो, आंसर है। ओके सर। कोई दिक्कत, नो सर। समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। ओके, बस। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।